नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक प्रेम कहानी है जिसका नाम है इश्क समंदर। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मुंबई शहर, मोहब्बत, समंदर और मैं उससे पहली बार यहीं पर मिली थी और फिर ये एक अचानक की मुलाकात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन था? कहते हैं कि सब कुछ किस्मत की बात है। किसी का इंतज़ार, किसी का एतबार, किसी का ऐतराज़ और अंत में फिर प्यार, वो भी किस्मत से ही मिलता है। ये बात भी मुझे उससे मिलने के बाद ही पता चली थी कि मोहब्बत समंदर की लहरों की गहराई नहीं बल्कि समंदर ही है जो बहुत दूर तक फैला हुआ है। हम जितना आगे जाएंगे वो बढ़ता ही चला जाता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता। वो एक शख्स कौन था ये तो आपको मेरी कहानी में आगे जा कर के पता चलेगा ही। पहले यहाँ चलते हैं जहाँ पर मैं किसी से मिलने आई थी, वो भी इतने सालों बाद। मुझे लगता था कि उसकी मोहब्बत समंदर की लहरों की तरह गहरी है, इतनी गहरी कि मैं बस उसके साथ बह सकती हूँ, उसकी गहराई नाप सकती हूँ, मगर वह तो किनारे की रेत निकला जिसे मैं अपने हाथों में जितना समेटती थी वो उतनी ही तेज़ी से फिसलता जा रहा था और फिर वो पूरी तरह फिसल गया और मेरे हाथ खाली हो गए और मैं बस उसे जाते हुए देखती रह गई। मैं आभा शर्मा पंजाब से हूँ पर मुंबई में रहती हूँ। यहाँ जॉब करती हूँ एक रेस्टोरेंट में और अपनी दोस्त के साथ उसके घर में रहती हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। नहीं, अभी शादी नहीं हुई है और शायद अब होगी भी नहीं। जिंदगी में जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते कब उम्र का बोझ हल्का हो गया पता ही नहीं चला। पर एक इत्मीनान सा था कि वो आएगा और फिर मेरे सारे गम समेट करके इन्हीं समंदर की लहरों में बहा देगा। मगर मैं गलत थी, ये बात भी मुझे उस दिन ही पता चली थी। तो कुछ समय पहले वो मेरा इंतजार कर रहा है और मैं उससे मिलने जा रही हूँ और शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। मैं जानती हूँ कि वो बदल गया है और आज की मुलाकात के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैं और मेरा इंतज़ार, मेरी मोहब्बत और सबसे आखिर में हमारा रिश्ता जो इतनी मुश्किल और दूरियों के बावजूद नहीं टूटा वो आज टूटने वाला था। मैं उसके पास पहुंची थी, वो उसी तरह हाथ बांध करके खड़ा था और उसकी पीठ मेरी तरफ थी और तभी उसने कहा था बिना पलटे ही, आ गई तुम। उसने कहा था। आज भी वो मुझे मेरे कदमों की आहट से पहचानता था। मैं, हाँ आ गई, तुमने बुलाया था तो आना ही था। मेरे सवालों का जवाब लेकर के आई हो, उसने कहा था। मगर अभी वो पलटा नहीं था, वैसे ही खड़ा था। मैं, हाँ मैंने कहा था और फिर वो अचानक से पलट करके दिखाओ, उसने कहा था और मैंने मंगनी की अंगूठी उसकी तरफ बढ़ा दी थी। वो हैरानी से मुझे देख रहा था। तो तुम 9 साल पुरानी मंगनी तोड़ना चाहती हो सिर्फ एक कागजी टेस्ट की वजह से? दुनिया का कोई भी कागज औरत की पाकीजगी या पवित्रता को साबित नहीं कर सकता अविनाश। मैंने कहा था मोहब्बत करती हो मुझसे, उसने कहा था हमेशा की तरह मेरी आंखों में झांकते हुए और मैंने वैसे ही पलकें झुका ली थी। तो फिर साबित करो, उसने कहा था और मेरा झुका हुआ सर उठाया था। मोहब्बत में यकीन साबित नहीं वाजिब होता है अविनाश, और जहाँ यकीन नहीं वहाँ मोहब्बत नहीं। मैंने वैसे ही कहा था और उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में ले करके कहा, जानती हो ना इसके बाद क्या होगा? मैं जानती हूँ। फिर भी? हाँ फिर भी। तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, बाद में मत कहना कि मैं बेवफा था। नहीं कहूंगी। जी लोगी मेरे बिना? उसने फिर पूछा था। पिछले 9 सालों से तुम्हारे बिना ही तो जी रही थी, शायद तुम भूल गए हो। भूल तुम गई हो आभा अपनी जिद में सब कुछ, उसने कहा था और मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा था। और मुझे उससे तकलीफ हुई थी और मैंने उसका हाथ हटाते हुए, जिद नहीं वो मेरा स्वाभिमान है। मैं तुम्हारे बिना तो जी सकती हूँ पर उसके बिना बस मर जाऊंगी। तो ठीक है, जियो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ
और मैं जा रहा हूँ। उसने कहा था और चला गया था और मैं वहाँ पर खड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे आई थी। चले जाओ और फिर कभी मिलो तो अनजान बन जाना, क्योंकि अब मैं तुम्हें पहचानना भी नहीं चाहती। मोहब्बत इंसान को हर हद से गुजरने पर मजबूर कर देती है और मैंने इसी मोहब्बत में आकर के उसके इंतजार की हद में खुद को बांध लिया था और अपनी ज़िंदगी के 9 साल गुजार दिए थे। सोचा ना था कि जब आज़ादी मिलेगी या फिर जब ये इंतज़ार ख़त्म होगा तो मैं तनहा रह जाऊंगी। माँ का फ़ोन आ रहा है, वो इंतज़ार कर रही हैं और मैं अब उन्हें क्या बताऊं कि सब खत्म हो गया है। उनकी आभा जिसके लिए वो सपने सजा रही थी कि अब मेरी भी डोली उड़ जाएगी और वो अपनी जिम्मेदारी निभा करके इत्मीनान हो जाएंगी। पापा के जाने के बाद मैंने बड़ी हिम्मत से अपने भाई बहन और माँ को संभाला था, उन्हें टूटने नहीं दिया था, बिखरने नहीं दिया था। आज बिखर गई थी और उन लहरों को देखते देखते कब मैं उनमें समा गई थी मुझे पता ही नहीं चला था। पानी बहुत गहरा था, मैं उसमें डूबती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब सारे गम सारे दुख इसकी गहराई में डूब जाएंगे और मैंने आंखें बंद करके खुद को उसके हवाले कर दिया था और तभी किसी ने मुझे आकर के थामा था। शाम का अंधेरा बढ़ रहा था और मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी और फिर मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। दम घुटने लगा था और ऐसा लगा कि बस अब जिंदगी खत्म। और आज के दिन 2 साल बाद, ओह नहीं, मैंने कहा था और उठ करके बिस्तर पर बैठ गई थी और तभी मेरी दोस्त हिमांशी ने लाइट्स ऑन कर दी। उफ, वो सपना था। मेरा गला सूख रहा था, चेहरा पसीने से लथपथ था और मैंने उससे पानी मांगा था। पानी पीने के बाद मुझे कुछ आराम मिला था। हिमांशी मेरा पसीना पोंछ रही थी और कह रही थी, यार आभा, तू किसी डॉक्टर से क्यों ना जा करके मिलती हो? 2 साल हो गए उस हादसे को और एक तू है कि आज भी उसमें जी रही है। भूल जा उसे, अब तक तो उसने शादी भी कर ली होगी। और एक तू है कि आज भी उसके लिए अपनी नींद खराब करती है। मैं उसे याद नहीं करती यार। अविनाश को तो मैंने उसी दिन भुला दिया था जिस दिन उसने मेरी पवित्रता का साबूत मांगा था। मैं तो जिसने मुझे बचाया था उसका चेहरा नहीं देख पाई थी उस दिन, और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में भर्ती थी और जिसने मुझे बचाया था मैं उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाई थी। ना जाने कौन था वो और मैं उसे अपने सपनों में क्यों देखती हूँ। मैंने कहा था और फिर से पानी पीने लगी थी। और हिमांशी, चल कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ कि एक बार चल करके किसी अच्छे डॉक्टर से मिल ले, फिर शायद ये बीमारी दूर हो जाए। उसने कहा था और मैं हाँ में सर हिला दी थी और फिर सो गई थी। और उसने लाइट्स ऑफ कर दी थी मगर फिर भी मना कर दिया था, लाइट्स ऑन ही रहने दे, मुझे कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है। मैंने कहा था और वो चल ठीक है सो जा फिर कहते हुए सो गई थी। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उस अजनबी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जा रहा था मगर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस काला समंदर का गहरा पानी और डूबती हुई मैं उसकी बाहों में थी। कौन था वो और मुझे बचाने के बाद मुझसे मिला क्यों नहीं? शायद उसे कोई काम रहा होगा यहाँ, फिर वो यहाँ पर घूमने आया होगा। सवाल बहुत थे और जवाब का तो पता नहीं, पर इन सपनों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा था। वो भी पिछले 2 सालों से जब मैं अपने मंगेतर से मिलने गई थी आखिरी बार। क्या कहा उसने? मुझे क्यों छोड़ा था? नहीं नहीं, उसने नहीं छोड़ा था, मैंने उसे छोड़ दिया था। क्यों? कहते हैं कि अगर किसी से मिलना हमारी किस्मत में लिखा है तो वो हमें मिलेगा, और अगर ना हो तो फिर क्या होगा? होना क्या है जनाब? तनहा जीना है, तनहा मरना है, और क्या। मजाक कर रही हूँ बाबा। वैसे अगर जिंदगी मजाक बन जाए तो बंदा भी तो मजाक कर ही सकता है ना। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी, पहले चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। अविनाश मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। जब हम पंजाब में एक छोटे से गांव में रहते थे, हम 3 भाई बहन थे और मैं सबसे बड़ी थी। पापा एक स्कूल में टीचर थे और माँ एक गृहिणी थी। अविनाश का परिवार बंगलोर में रहता था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वो लोग 2-3 सालों में एक बार हमारे यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आते थे और इसी दौरान मैं और अविनाश अच्छे दोस्त बन गए थे। वो मुझसे 3-4 साल बड़ा था मगर फिर भी हम काफ़ी क्लोज थे। और फिर जब मैं इंटर कॉलेज में थी, मेरा पहला साल था,
और वो लोग करीब 4 साल बाद हमारे गांव आए थे छुट्टियां गुजारने और हमारे यहाँ ही रुके थे। मैंने उसे देखा था इतने सालों बाद। हे आभा, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो और पहले से भी ज़्यादा प्यारी लगने लगी हो, उसने कहा था। और मुझे सच में उस समय ऐसा लग रहा था कि वो तो हमेशा ऐसी ही बातें करता था और हंसता मुस्कुराता रहता था। और उसी दौरान उसने अपने माता पिता से कह करके अपने लिए मुझे मांग लिया था। मैं सच में बहुत हैरत में पड़ गई थी जब पापा ने मुझसे कहा था कि अविनाश तुम्हें पसंद करता है और उसके घर वाले भी यही चाहते हैं। और हम क्या पापा, मैंने बीच में बात काट दी थी और पापा कुछ देर खामोश हो गए थे और फिर, देखो आभा, अविनाश बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ और उसके माता पिता को भी। और किसी अजनबी से रिश्ता जोड़ने से बेहतर है कि हम अपनों से जुड़े हुए रिश्तों को और मजबूत कर लें। बस इतना ही कहा था पापा ने और मैंने सर झुका दिया था। हालांकि मैं उस वक्त तैयार नहीं थी और ना ही मैं उसके लिए कुछ भी जैसा कि आपको पता है कि मैंने उन दिनों नई नई जवानी की दहलीज पर कदम रखे थे और अविनाश की मीठी मीठी बातें और मोहब्बतें मुझे अच्छी लगने लगी थी। ऊपर से पापा की भी यही इच्छा थी कि उनकी पुरानी दोस्ती रिश्ते में बदल जाए और मैं मान गई थी। उस वक्त हमारी बस मंगनी हुई थी। अविनाश अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमरोड जा रहा था और वापसी में 5 साल लगने वाले थे, तो शादी उसके आने के बाद ही होने वाली थी। अविनाश मुझे पसंद था। एक डांसिंग सा बंदा था और काफ़ी खुशमिजाज भी था। मैं उसे बचपन से जानती थी। हालांकि हम अब काफ़ी सालों बाद मिले थे। वो भी बिजनेस में मास्टर कर रहा था और मैं भी कॉलेज में थी। हम दोनों अब बच्चे नहीं रह गए थे, बड़े हो गए थे। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक बड़े से होटल के बड़े से शानदार किचन में काम करूं। और एक दिन पापा की अचानक ही तबीयत खराब हो गई और अचानक ही मेरा ये सपना अधूरा रह गया और वो हमें छोड़ करके चले गए, जहाँ से कभी वापस नहीं लौटते। हम अकेले हो गए थे। उस वक्त ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। मैं आभा, सच कहूँ तो आंखें आज भी भर आती हैं उस दिन याद करते हुए। पापा की वो कही हुई आखिरी बात, मेरा बेटा, मेरे जाने के बाद तुम ही इस घर की सबसे बड़ी हो, तो तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा, अपनी माँ, अपने भाई, सब कुछ। पापा, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको शहर ले जाएंगे, मैंने नम आंखों से कहा था। और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, आभा का मतलब है चमक और तुम्हें अपनी चमक से रोशन करना है इस घर को दोबारा, उन्होंने कहा था और आंखें बंद कर ली थी और घने अंधेरे में खो गए थे। आभा, क्या सोच रही हो? कस्टमर इंतजार कर रहा है, तुमने कोल्ड कॉफ़ी बना दी उसके लिए? अचानक से मेरी सोचों की नींद टूटी थी और मैं चौंक करके, हाँ बस अभी कर रही हूँ, मैंने जल्दी जल्दी से उसकी तरफ मग बढ़ाया था और कहा था, ये लो। और फिर अपनी नम आँखों को मलते हुए साफ किया था। और मेरी कलीग अर्चना ने मेरी तरफ देखा था। पता नहीं उस कस्टमर को कैसे पता चल जाता है कि ये कॉफ़ी तूने बनाई है और वो हर हफ्ते यहाँ बस यही पीने आता है और चला जाता है। तुझे पता है पिछले महीने जब तू अपनी बहन की शादी में गई थी, वो कहते हुए आगे बढ़ रही थी और मैं पहले जा करके उसे कॉफ़ी दे करके आ फिर बताना, मैंने कहा था और वो चली गई थी। और वापस आने के बाद उसने मुझे बताया कि पिछले महीने जब मैं अपनी बहन की शादी में गई थी तो वह आया था और मेरे बारे में पूछ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, और उसने कॉफ़ी भी नहीं पी। कहने लगा कि जब वो आ जाएंगी तब आ जाऊँगा। अच्छा, ऐसा कहा उसने? मैं हंस पड़ी थी मगर फिर चुप हो गई थी। एक डर सा लग गया था। अजीब पागल सा आदमी था। मैंने कैफ़े के किचन से उसे झांक करके देखा था। देखने में तो किसी शरीफ घर का ही लगता है और कपड़े भी उसके काफ़ी महंगे लग रहे थे। कौन था ये तो मुझे भी नहीं पता। बस इतना पता था कि पिछले 2 सालों से वो यहाँ आता था बस कॉफ़ी पीने, और वो भी मेरे हाथों की। कुछ अजीब सा महसूस हुआ था मुझे, मतलब डर लग गया था अर्चना की बात सुन करके कि कहीं ये कोई गुंडा या फिर माफिया या फिर कोई इसी प्रकार का काम करने वाला शख्स तो नहीं है और मेरे बारे में पूछ रहा है। पर क्यों, देखने में तो काफ़ी हैंडसम है। पर तो फिर मन में बहुत सारे सवाल थे मगर जवाब उससे जा कर के पूछूं क्या।
और उस दिन मैंने तय कर लिया था कि जा करके उससे आज पूछ ही लेती हूँ, मगर फिर सोचा कि अगर उसने इग्नोर कर दिया तो। मुंबई शहर और एक अकेली लड़की और फिर एक अजनबी आदमी, मन में बहुत ही हलचल सी होने लगी थी और घबराहट भी हो रही थी और इसी कश्मकश में मैं उलझी रही और वो वहां से चला गया था। और मैं काम खत्म होने के बाद घर आ रही थी। रात के 10 बज रहे थे, कभी कभी देर हो जाती थी। इसी देर की वजह से ही वो अविनाश ने मुझे, खैर ये भी बहुत लंबी कहानी है, आराम से सुनाऊंगी कभी। फिलहाल तो मैं वापस आ रही थी और मेरी स्कूटी बीच रास्ते में ही रुक गई थी। पता नहीं क्या हो गया था उसे, और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई और मैं परेशान भीगती हुई उसे स्टार्ट करने की जद्दोजहद कोशिश कर रही थी और आती जाती गाड़ियों को भी देख रही थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी मेरी बगल से गुजरी थी और कुछ दूर जा करके रुक गई थी और मैंने पलट करके देखा था और मैं सच में डर गई थी कि आखिर गाड़ी रुकी क्यों थी। मैं सोच रही थी कि तभी उसमें से एक आदमी बाहर निकल करके आया था और मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं बहुत घबरा गई थी कि वो मेरी तरफ क्यों आ रहा है, कहीं मुझे किडनैप तो। मुंबई शहर और रात के 10 बज रहे थे और भीगती हुई बारिश में एक अकेली लड़की और एक अजनबी। मैंने सोच लिया था कि वह इससे पहले कि मेरे करीब आए मैं तेज से दौड़ जाऊंगी, पर नहीं। जब बिजली कड़की और रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा तो और भी ज़्यादा हैरान रह गई थी। ये तो वही था जो रेस्टोरेंट में आता था, वही अजनबी शख्स, और मैं बस उसे देखती जा रही थी और वो मेरे करीब आ चुका था। उसने मुझे हटाया था और आगे बढ़ करके स्कूटी स्टार्ट कर दी थी, वो भी एक बार में ही। कमाल का शख्स था, कहा कुछ नहीं और फिर अपना कोट उतार करके मुझे उड़ा दिया था। बारिश की वजह से कपड़े गीले हो गए थे और मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, मगर वो जैसे समझ गया था। ये मुझे समझ नहीं आया था और फिर वह चला गया था। मैंने थैंक्स कहा था और उसने मुस्कुराते हुए मुझे पलट करके देखा था और गाड़ी में बैठ गया था और चला गया था, कहा कुछ भी नहीं। और मैं बस उसकी इस्माइल वाकई में किलर थी। उस वक्त ना मुझे ना जाने क्या हो गया था, मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा था और ना ही उसने पूछा था। अजीब बात थी, ये हमारी करीबी वाली पहली मुलाकात थी। उसके बाद मैं सीधे घर आ गई थी और घर अभी पहुंची ही मेन दरवाजे पर खड़ी थी और डोरबेल बजाने वाली ही थी कि मेरा फ़ोन बजने लगा था। मैंने पर्स में से फ़ोन निकाल करके देखा तो नंबर तो अननोन था। किसका हो सकता है, क्या पता माँ का फ़ोन हो, किसी और के नंबर से कर रही हो। माँ भी ना तो फ़ोन खराब हो जाता है, बार बार तो क्यों नहीं बदल देती। कितनी बार कहा है इस बार जाऊंगी तो उनके लिए नया फ़ोन लेकर के जाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे मना करती हैं। मैंने बड़बड़ाते हुए कॉल रिसीव की थी। हेलो, घर पहुंच गई? उधर से एक दिलकश आवाज़ आई थी जिसे सुन करके मैं चौंक गई थी। मुझे कौन फ़ोन कर रहा है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई थी। मैं कौन? और इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती उसने दोबारा कहा था, आइंदा जब देर हो तो अकेले मत जाना और स्कूटी की सर्विसिंग करवाया करो कभी कभी, उसने कहा और फिर फ़ोन काट दिया था। मैं हैरान थी कि आवाज़ तो काफ़ी अच्छी है और बोल इतने कड़वे और इतने हक से मेरे ऊपर धौंस जमा रहा है कि अकेले मत जाना। है कौन ये और मेरा नंबर इसके पास कैसे आया? मैंने पलट करके देखा था कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं है और इससे पहले कि मैं और कुछ सोचती हिमांशी ने दरवाज़ा खोला था। कहाँ रह गई थी यार? और ये कोट किसका है? अच्छा पहले अंदर चल, पूरी भीग गई हो। आभा क्या करती हो? चलो पहले कपड़े चेंज करो वरना बीमार पड़ जाओगी, उसने कहा और मैं घर के अंदर चली गई थी और कोट उतार करके हैंगर में टांग दिया और टॉवल उठाए वॉशरूम में घुस गई। शावर लेते समय बार बार वही आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। घर पहुंच गई। रास्ते भर मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि जैसे कोई मुझ पर नज़र रख रहा था। मैंने पलट करके 2-3 बार देखा भी था मगर वहां पर चलती हुई आगे पीछे बढ़ती गाड़ियां थी बस। आभा, आभा, यार बारिश में इतना नहाने के बाद कितना नहा रही हो, बाहर निकलो। हिमा की आवाज़ सुन करके मैं ख्यालों से बाहर आ गई थी और जल्दी से चेंज करके बाहर आ गई थी। हिमांशी को मैं हिमा बुलाती थी। वो थी तो मेरी दोस्त
और रूम पार्टनर, मगर कभी कभी माँ की तरह मेरी फिक्र करते थे। मेरे बाहर आने के बाद मैं बिस्तर पर बैठ करके टॉवल से अपने बालों को सुखा रही थी और तभी हिमा मेरे पास आई थी। आज इतनी देर क्यों हुई? पता है मुंबई का माहौल, जरा देखो तो पूरी भीग गई हो। लाओ ये टॉवल मुझे दो, उसने कहा और मेरे बालों में लेके टॉवल मेरे बालों को पोंछने लगी। बारिश बहुत तेज हो गई थी और स्कूटी भी खराब हो गई थी और तुम्हें तो पता है कि छोटी की शादी में काफी लोन लेना पड़ा था, तो चुकाना तो पड़ेगा, इसलिए सोचा कि अब ओवर टाइम कर लिया करूंगी। अगले महीने माँ को भी यहीं पर बुलाना है। सारी जिम्मेदारियां निभाती हो पर अपना कुछ भी ख्याल मत रखना, वो कहते हुए मुझको घूर रही थी। हिमा तुम हो ना मेरी फिक्र करने के लिए। मैंने उसे मुस्कुरा करके देखा था। मुस्कुराओ मत, कभी सोचा है मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? आभा, बीरेन वापस आ गया है और हम शादी करने वाले हैं बहुत ही जल्द, उसने कहा। बीरेन उसका मंगेतर था जो दुबई में रहता था और अब वह वापस आ गया था। तो तुम शादी कर रही हो? वाह, देखना मैं तुम्हारी शादी में कैसे नाचूंगी। मेहंदी, संगीत और हल्दी सब, और बस सबकी शादी में ही नाचना, खुद के लिए कुछ मत करना, उसने कहा। तो मन में एक पल के लिए उदासी सी छा गई थी, मगर अगले ही पल मैंने खुद को संभालते हुए, तुम भी ना किन बातों को लेकर के बैठ गई, सारा मूड खराब कर दिया। आभा बात मत टालो, उसने कहा था। मैं बात, और मैं कभी नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बनाया? कढ़ी चावल, तुम बैठो मैं लेकर के आती हूँ। और हाँ, अब अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचो, कब तक ऐसे ही मेरी बातों को टालती रहोगी? और बातें बदलने से बातें खत्म नहीं होती आभा, उसने जाते जाते पलट करके दरवाजे के पास से मुझे देख करके कहा था और मैं कुछ नहीं कह पाई थी। अब उसे क्या बताती कि मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं है। और हिमा से बातों के दौरान मैं उस फोन वाले आदमी के बारे में भूल गई। कुछ समय बाद हिमा सो गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी। वैसे बात तो उसने सही कही थी, आखिर कब तक मैं ऐसे रहूंगी? मुझे पता है अब वो कभी वापस नहीं आने वाला, मगर फिर भी ना जाने क्यों दिल आज भी उसका नाम लेता है तो जोर जोर से धड़कने लगता है और एक टीस सी मन में उठती है। मैं खिड़की के पास खड़ी आसमान में चांद को देख रही थी। 2 महीने पहले जब छोटी की शादी तय होने की खबर माँ ने बताई तो मैं बहुत खुश हुई थी। अब मेरे इंतजार में मैं उसे घर बिठा करके तो नहीं रख सकती थी। मैंने फौरन कहा कि जल्दी ही शादी की तारीख निकलवा लें। अब छोटी 24 साल की हो गई थी और मैं पापा की जिम्मेदारी निभा देना चाहती थी। मैंने माँ से कहा था कि जितने भी पैसे चाहिए मुझे बता दें, मैं भेज दूंगी। माँ ने कहा, क्या मतलब कि पैसे भेज दूंगी? बहन की शादी है तो आओगी नहीं? मैं नहीं आकर के क्या करूंगी, पता तो है तुम्हें। फिर से वही बातें, लोगों को मौका मिल जाएगा और मैं छोटी की शादी में कोई भी तमाशा नहीं चाहती। माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस तुम्हें शादी में आना है, वरना मैं मना कर देती हूँ लड़के वालों को। माँ भी जिद कर रही थी और छोटी की भी जिद के आगे मैं मजबूर हो गई थी और फिर मैं उसकी शादी में पहुँची थी। शादी में 3 दिन पहले हल्दी के दिन मैं बहुत खुश थी। पापा के जाने के बाद मैंने अपने घर को बिखरने नहीं दिया था। मेरा छोटा भाई राहुल अब ग्रेजुएशन कर रहा था और साथ ही साथ बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स भी कर रहा था और 2-3 सालों बाद वो भी सेटल हो जाएगा और उसकी जॉब भी लग जाएगी। उसके बाद मैं और मेरी माँ बस। मुझे पता था कि मैं यहाँ हूँ तो लोगों को और रिश्तेदारों को बातें करने का एक टॉपिक मिल जाएगा। वही बात हुई, सबने यही पूछा, बल्कि सबको पता था कि अविनाश से मंगनी मैंने तोड़ी थी और वजह बस यही थी कि उसे अब मुझ पर यकीन नहीं रहा और जहाँ यकीन नहीं वहाँ रिश्ता कैसे जोड़ते, वो तो वैसे ही बाद में टूट जाता। तो मैंने बस, आखिर 9 साल की मंगनी थी, कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। निर्मला तुम्हारी बेटी वहाँ मुंबई में नौकरी करती है और अकेली रहती है। अकेली नहीं रहती दीदी, उसकी दोस्त के साथ रहती है। माँ ने बुआ जी से कहा था, जो गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। हाँ जो भी हो, तुम गई हो कभी वहाँ? देखा है जा करके कि वह वहाँ क्या काम करती है और कैसे रहती है, कैसे कपड़े पहनती है? मैंने तो सुना है कि हमें अपनी बेटी पर भरोसा है दीदी। और रही बात
अविनाश की तो उसकी किस्मत फूटी हुई थी जो हमारी हीरे जैसी बिटिया को ना परख सका। हमारी आभा के लायक नहीं था वो। हमारी राजकुमारी के लिए तो कोई राजकुमार ही आएगा। और एक बात विनती है आपसे, इतने साल हो गए हैं आपके भैया को गए हुए, हमारी आभा ने हमें कभी आपके भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। और इतने सालों बाद जब वो हमारे बीच नहीं है तो कृपया करके उनकी कमी हमें महसूस ना कराएं। शादी में आई है, शादी देखिए, आशीर्वाद दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। माँ ने बुआ जी के सामने हाथ जोड़ करके कहा था और उनकी आंखों में आंसू थे। और मैं जो दरवाजे पर खड़ी थी, ये सब सुन करके मुझे भी रोना आ गया था। मुझे लगता था कि बातें बस मैं लोगों की बर्दाश्त करती थी, मगर नहीं, मैं तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आती हूँ और माँ तो उनको तो हर दिन यहीं पर रह करके सबका सामना करना पड़ता होगा। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि छोटी की शादी के बाद राहुल तो हॉस्टल चला जाएगा और मैं माँ को अपने पास बुला लूँगी। मैं खिड़की पर खड़ी थी और पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी और तभी मेरी नज़र उस हैंगर में टंगे हुए कोट पर पड़ी थी। और फिर वही आवाज़ कानों में गूंज पड़ी, घर पहुँच गई तुम? क्या उसने ही मुझे फ़ोन किया था? और क्या वो मेरा पीछा कर रहा था? मगर क्यों? और सबसे अहम बात, उसके पास मेरा नंबर आया कहाँ से? मन में बहुत से सवाल आ रहे थे और उन सवालों को सोचते हुए मैं अविनाश के बारे में सोचना भूल गई थी और फिर बिस्तर पर आ कर के लेट गई थी और फिर फ़ोन उठाया था और आखिरी कॉल देखी थी कि ये नंबर किसका था जिसने मुझे फ़ोन किया था। ट्रू कॉलर पर किसी अभिराज ओबोराय का नाम दिख रहा था और लोकेशन भी मुंबई का ही था। मैं सोच में पड़ गई थी कि ये कौन है। नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा था मगर याद नहीं आ रहा था कहाँ सुना है। और फिर सोचते सोचते कब मैं नींद में सो गई थी मुझे पता ही नहीं चला। और जब सुबह आंख खुली तो जिंदगी में बहुत से फैसले इंसान अचानक करता है और कुछ फैसले अचानक में सोच समझ करके करता है। और मैंने ये फैसला अचानक ही सही मगर बहुत सोच समझ करके किया था। क्या कहा मेरे मंगेतर ने मुझे क्यों छोड़ा था? नहीं नहीं, उसने नहीं छोड़ा था, मैंने उसे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि कभी कभी मोहब्बत से इज्जत बड़ी होती है। मुझे आज भी याद है वो इतने सालों बाद लौटा था मगर अब वो पहले वाला अविनाश नहीं रह गया था, वो बदल गया था। मगर कह मुझे रहा था कि मैं बदल गई हूँ। उसने शादी से पहले एक शर्त रखी थी और वो क्या शर्त थी मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि ये सब उसने मुझसे कहा था। हम समंदर किनारे खड़े थे, बातें कर रहे थे, मैं बहुत खुश थी उसके साथ और उससे ज़्यादा इस बात पर कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मगर मेरी खुशी चंद लम्हों की मेहमान थी, मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। अविनाश ने कहा, आभा तुम्हें पता है इतने सालों बाद हम मिले हैं मगर सब कुछ बदल गया है। बहुत बिजी रहने लगी हो, तुम जॉब करती हो, लेट नाइट आती हो, कभी कभी एक अनजान शहर में अकेली रहती हो। उसने कहा तो मैं चौंक गई थी। मैंने कहा क्या मतलब? मैं अपनी दोस्त के साथ रहती हूँ और रही बात अनजान शहर की तो ये मजबूरी है और ये कोई अजनबी शहर नहीं है। मैं कई सालों से यहाँ रह रही हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती अविनाश। पर आज मुझे लग रहा है कि मैं नहीं, तुम बदल गए हो। मैंने उससे कहा था और आपको पता है उसने उस वक्त मुझसे क्या कहा था जिसका मैं कभी सपने में भी जिक्र नहीं कर सकती, ना ही सोच सकती थी। अविनाश ने कहा तो फिर साबित करो कि तुम नहीं बदली हो इतने सालों में। कल अस्पताल जाओ और अपनी वर्जिनिटी टेस्ट करवाओ और सबूत के साथ मुझसे इस जगह पर आ करके मिलना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे इंतजार में कितनी सच्चाई है और इस तुम्हारे अपने शहर में तुम्हारे लिए सब अजनबी हैं और मैं अविनाश बस तुम्हारा अपना हूँ हमेशा। उसने सामने समंदर की तरफ देखते हुए कहा और मुझे लग रहा था कि मैं उस गहरे पानी में डूब जाऊंगी। वो एक लम्हा मैंने उसे बहुत गौर से देखा था, अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि मेरे सामने वो खड़ा था और वो मुझसे ये सब कह रहा था। जिंदगी में कितना मुश्किल होता है वो वक्त जब आप किसी का इंतज़ार करने के बाद भी उसे पा ना सकें। और मैं भी बस यूं ही उसका इंतज़ार कर रही थी इतने सालों से, पर ये ऐसे ख़त्म होगा मैंने भी कभी सोचा नहीं था।
मैं उस दिन उससे मिलने के बाद बिना कुछ कहे चुपचाप चली आई थी। वहाँ से आने के बाद रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैंने खाना भी नहीं खाया। सारी रात उसकी बातों के बारे में सोचते हुए गुजरी थी और सुबह होते ही मैं अस्पताल पहुंची। मैंने हिमा को भी कुछ नहीं बताया कि मैं क्यों उदास थी, पर सच कहूँ मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। उसके लिए मैं हर आजमाइश से गुजरने को तैयार थी और इसी कश्मकश में मैं वहाँ अस्पताल के बाहर खड़ी थी। पर फिर अचानक मेरे अंदर से आवाज़ आई, जो मेरी अंतर्मन की आवाज़ थी, जो मुझसे पूछ रही थी कि आभा, क्या इसके बाद वो तुम्हारा हो जाएगा? पर शायद नहीं। उसे पाने की चाहत में तुम खुद को धोखा दोगी। यहाँ अगर अंदर गई तो फिर कभी लौट करके नहीं आ पाओगी। बस वो पल था और मैं वहाँ थी। मैंने अपनी उंगली की तरफ देखा जिसमें मैंने उसकी पहनाई हुई अंगूठी को पिछले 9 साल से पहन रखी थी। मैंने उसे उसी वक्त उतार दी थी और अपनी जीन्स की जेब में रख लिया। बस मैंने अपने इंतजार को वहीं दफन किया और उसके एतबार को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोहब्बत में अगर एतबार ना हो तो मोहब्बत मर जाती है। तो बस यूं ही समझिए कि उस दिन मैं भी मर गई थी और मेरी मोहब्बत भी। मगर क्या यही मेरी जिंदगी की सच्चाई थी? पता नहीं। और अब मैं पुरानी यादों से फिर से मुलाकात कर रही थी। पता नहीं ये किस्मत हमारे साथ कभी कभी इतना बड़ा मजाक क्यों करती है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता होता है कि हमें ऐसे मजाक से कितनी तकलीफ होती है। फिर भी वैसे तो मैं ऐसी जगहों पर बहुत कम ही जाती थी, मगर उस दिन वहां जाना मेरी मजबूरी थी। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मुझे अपना लोन चुकाना था जो मैंने अपनी बहन की शादी में लिया था और उसके लिए मुझे ये काम करना था। पर मुझे पता नहीं था कि पैसों की ज़रूरत मुझे इतनी महंगी पड़ जाएगी। हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से शानदार होटल में खाना गया था। मुझे मैनेजर ने अपनी कलीग्स के पास वहां भेजा था और वो पार्टी जहां मैं गई थी वो अविनाश की पार्टी थी। उसके साथ उसकी खूबसूरत वाइफ भी थी। आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी और मैं बस उसे सामने देख करके हैरत और हैरान रह गई थी। मैं जल्दी से पलट गई ताकि वो मुझे पहचान ना ले, और जब मैं पलटी तो किसी से टकराई थी और वो वही था, रेस्टोरेंट वाला आदमी जिसने मुझे कल रात बारिश में अपनी कोट पहनाई थी। वो इस पार्टी में कहाँ से आ गया? क्या वो अविनाश का दोस्त था? मैं सोच में पड़ गई थी। मैं उसे अचानक सामने देख करके समझ नहीं पा रही थी उसे क्या कहूँ। मेरी आंखों में आंसू थे। इतने सालों बाद अविनाश को देख करके उसे किसी और के साथ देख करके मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। खुश होना चाहिए था कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, या फिर दुखी होना चाहिए कि मैं आगे बढ़ने के बाद भी वहीं ठहर गई थी जहां पर मैंने उसे छोड़ा था। मैंने उस शख्स को सामने देखा, फिर उसके साइड से निकलते हुए दौड़ती हुई उस हाल से बाहर आ गई थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं बहादुर हूँ। पापा के जाने के बाद मैंने अपने साथ साथ सब कुछ संभाल लिया था, अपना घर, परिवार, सब कुछ। मगर मैं गलत थी। इन सब में मैं खुद को तो भूल ही गई थी। इस बात का एहसास मुझे अविनाश की पार्टी में आने के बाद हुआ था। भले ही उसने मुझे नहीं देखा था, मगर मैंने उसे देख लिया था। पता नहीं क्यों मुझे वहां से आने के बाद ऐसा लगा था कि मैं बहादुर नहीं बल्कि बहुत बड़ी कायर थी, जो उसका सामना नहीं कर पाई तो उससे छुपते हुए यहाँ चली आई थी। मैंने अपने रेस्टोरेंट की बाकी लड़कियों की तरह ही सेम कपड़े पहन रखे थे। स्विमिंग पूल के पास लगी उस बेंच पर बैठी मैं अपने अतीत की झलकियाँ उसके पानी में देख रही थी। आंखों से बहते हुए आंसू गालों तक आ करके नीचे गिर जा रहे थे। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो किसी के भी साथ हो, कुछ भी करे। मैंने अपनी मर्जी से उससे रिश्ता तोड़ा था, फिर भी मुझे आज उसे इतने सालों बाद देख करके तकलीफ का एहसास क्यों हो रहा था? क्या मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था? अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी किसी ने मेरी अपने हाथों में थामा हुआ रुमाल बढ़ाया था और मैं चौंकते हुए पानी पर से नजरें हटा करके उस तरफ देखने लग गई थी। सामने वही खड़ा था, वही रेस्टोरेंट वाला आदमी मुझे देख रहा था। तब मैंने उसे गौर से देखा था। उसने ब्लैक कोट पहन रखा था और दूसरा हाथ अपनी जेब में रखे मेरे सामने खड़ा था। मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। उसने वो रुमाल मेरी तरफ बढ़ाया।
जवाब में मैं कुछ नहीं बोली थी, चुपचाप उसके रुमाल बढ़ाए को ले लिया था। मुझे शायद उसकी उस वक्त ज़रूरत थी। मैंने उस रुमाल से अपने आंसू साफ किए थे कि तभी वो मेरे बगल में आ करके बैठ गया। तो मैंने चौंक करके उसे देखा था, मगर वो मुझे नहीं बल्कि स्विमिंग पूल के पानी की तरफ देख रहा था। वैसे तुम यहाँ फिर कूदने तो नहीं आई थी, उसने कहा। तो उसके कहे सब जब मेरे कानों में पड़े तो मैं हैरान रह गई थी कि इसका क्या मतलब है। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा, मगर वो अब भी पानी की तरफ ही देख रहा था। अजीब शख्स था। उसने जवाब में कुछ और ही कहा, शादी करोगी मुझसे, उसने फिर कहा, मगर अब वो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। मैं उसकी बात सुन करके शॉक्ड हो गई, मगर इससे पहले कि मैं कुछ और कहती या सोचती कि शायद मुझे सुनने में कुछ गलती हो गई, उसने दोबारा वही शब्द कहे थे, शादी करोगी मुझसे। और मैं अपनी जगह से उठ करके खड़ी हो गई थी। उसका रुमाल उसके हाथ में थमाया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ी थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे रोक लिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या कह रहा है। क्या अब मेरी इतनी हैसियत रह गई है कि कोई भी ऐरा गैरा शख्स मुझे यूं शादी के लिए प्रपोज करेगा? मेरे सवाल का जवाब नहीं है मिस आभा। उसने जब मेरा नाम लिया तो एक और बम मेरे कानों के पास फटा था, जिससे मेरा दिल और दिमाग दोनों ही हिल गए थे कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला। फिर वो अपनी जगह से उठ करके मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया था। मैंने उसे देखा था, मेरा हाथ अभी तक उसके हाथों में ही था। क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसने कहा, सोच रही होगी कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ, पर मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। कब, कहाँ, कैसे, वो सब बताऊँगा, पर उससे पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। कल शाम 5 बजे रॉयल रेस्टोरेंट, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, ये रुमाल और मेरा कोट भी लेते आना, क्योंकि शायद तुम्हारे जवाब के बाद या तो हम हमेशा साथ रहें या तो फिर कभी नहीं मिले। उसने बस इतना ही कहते हुए मुझे वो रुमाल वापस थमा दिया और वहाँ से चला गया। पर मैं वैसे ही खड़ी थी। उसने मेरा हाथ जिसे पकड़ा था कुछ समय पहले, वो ठंडे हो रहे थे बर्फ की तरह, साथ में मैं भी। तभी मेरी नज़र अविनाश पर पड़ी थी, जो स्विमिंग पूल के दूसरी तरफ न जाने कब से खड़ा ये सब देख रहा था। मैंने उसे देखा, फिर मैं वहां से चुपचाप चली आई थी उससे बिना मिले। मोहब्बत अक्सर ऐसे शख्स से क्यों हो जाती है जिसका मिलना हमारे मुकद्दर में नहीं होता, पर शायद नहीं, यहाँ पर बात कुछ और थी। अविनाश को मैंने खुद अपने मुकद्दर से दूर किया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। जो किस्सा मैंने खत्म कर दिया था वो दोबारा से अचानक इतने दिनों बाद शुरू हो जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। उस दिन अविनाश की पार्टी से आने के बाद मैं रात भर नहीं सो पाई थी। वजह अविनाश नहीं था, बल्कि कोई और था। उस शख्स जिसने अचानक ही मुझे प्रपोज किया था, बिना अपने बारे में बताए, सिर्फ ये कह करके कि वो मेरे बारे में सब जानता है। पर कैसे, कब, कहाँ और सबसे बड़ी बात क्यों, इतनी बड़ी दुनिया में उसे मैं ही क्यों नजर आई, बात अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रही थी। अपने बिस्तर पर लेटी हुई मैं कभी उस रुमाल को जो उसने मुझे दिया था तो कभी उस कोट को देख रही थी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने अभी तक था। आवाज कानों में गूंज रही थी, शादी करोगी मुझसे, उसने अचानक कहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कौन है, क्या चाहता है। मैंने हिमा को भी नहीं बताया था कि आज मेरे साथ क्या हुआ था, सिवाय इसके कि आज जिस पार्टी में मैं गई थी वो अविनाश की थी। उसे लगा कि शायद मैं इस वजह से डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए पार्टी से वापस आ गई। मगर मैंने उसे ये नहीं बताया था कि उस समय मेरे लिए वाकई में मुश्किल घड़ी थी। अविनाश का सामना करना मेरे लिए आसान नहीं था, पर मैंने तय किया था कि मैं उसका सामना करूंगी। उसे दिखा दूंगी कि मैंने उससे अलग होकर के कोई गलत फैसला नहीं लिया था। पर उससे पहले ही वो मेरे सामने आ गया था, जिसे मैं जानती तो थी, मगर मेरे लिए वो बिल्कुल अजनबी था। खैर, अब बात जो भी हो, उसे तो मुझे कल जा करके अपना फैसला सुनाना था, और मैंने तय कर लिया था कि आगे मुझे क्या करना है। ये सब सोचते सोचते मैं थक गई थी और मेरी आंखें भी। तब मैंने उन्हें बंद कर लिया था सुबह तक के लिए।
अगले दिन रॉयल रेस्टोरेंट शाम के 5 बजे। मैं बहुत देर से उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। 5 से अब 5:30 बजने वाले थे मगर वो नहीं आया था। मैं रेस्टोरेंट में इंतज़ार करते करते थक गई थी और अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था। ना जाने क्यों वेटर से 2 बार कॉफ़ी भी मंगवा करके पी चुकी थी। उसका कोट और रुमाल मैं दोनों साथ लेकर के आई थी। जैसा उसने कहा था, सर्दियां शुरू होने वाली थी। उसकी हल्की हल्की झलक अब ठंडी हवाओं में दिख रही थी, जिससे मुझे ठंड का एहसास भी हो रहा था। मैं रोड पर खड़ी आती जाती हुई गाड़ियों की तरफ देख रही थी। फिर मुझे याद आया, उस दिन उसने मुझे फ़ोन किया था। बारिश वाली रात को तो उसका नंबर मेरे फ़ोन में ज़रूर होगा। तो बस मैंने जल्दी से अपनी जीन्स की पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और उसका नंबर ढूंढ करके उसे कॉल करने लगी, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। क्या करूं? शायद उसने मेरे साथ मजाक किया था। आजकल लाइफ में सब कुछ मजाक ही तो हो रहा था। पहले अविनाश और अब ये शख्स। इसी कश्मकश में मैं वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि किसी की गाड़ी से जा टकराई, जो मेरे ठीक सामने से आ रही थी। मगर उसने जल्दी से ब्रेक मारा था और मैं लड़खड़ा गई थी। उसमें से एक आदमी जल्दी से बाहर निकल करके आया था। मुझे संभाला, मगर मैं उसका चेहरा देख करके हैरत में पड़ गई थी। मैंने झटके से उसका हाथ खुद से दूर हटाया था। वो कोई और नहीं बल्कि अविनाश था। पर वो यहाँ क्या कर रहा था? छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ। मैं उसका हाथ हटा करके सीधे खड़े होते हुए कहा था और मेरे हाथ में जो कोट का पैकेट था वो जमीन पर गिर गया था। उसे उठाया था। बहुत जिद्दी हो आभा तुम। हम इतने दिनों बाद मिले हैं, ना हाय हेलो, बस यही कहना चाहती हो? उसने कहा तो मैंने अपना चेहरा उससे फेर लिया था। कुछ कहने के लिए तुमने छोड़ा ही नहीं। मैंने बिना मुड़े कहा और वहां से जाना चाहा, मगर उसने दोबारा मेरा हाथ पकड़ करके रोका तो मैं चौंक गई थी। अविनाश, मेरा हाथ छोड़ो, ये हक तुम खो चुके हो, मैंने उससे कहा था। क्यों उसने पकड़ा था? तब तो ये नहीं कहा था। उसका क्या हक है तुम पर, पहले बताओ। उसने अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी थी, जिससे मुझे तकलीफ हो रही थी। मैं चाह करके भी उसे छुड़ा नहीं पा रही थी। ऊपर से आते जाते लोग हमें देख रहे थे और तभी किसी ने आकर के मुझे उसकी गिरफ्त से छुड़ाया था। वही जो तुम्हारा नहीं है। तुम ठीक हो? माफ़ करना, वो एक ज़रूरी काम आ गया तो आने में देर हो गई। ऊपर से मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया आज, उसने कहा था और मैं उसे देखते ही रह गई थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। साथ ही अविनाश भी उसे देख करके हैरान रह गया था। तुम होते कौन हो? मैं आभा से बात कर रहा हूँ, हटो मेरे सामने से, अविनाश ने उससे कहा और उसे हटाना चाहा तो मेरा हाथ थामे उसके सामने खड़ा था। नहीं, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, चलो यहाँ से, मैं बोली थी, मगर आखिरी शब्द पर रुक गई थी क्योंकि मुझे अभी तक उसका नाम नहीं पता था। तब उसने कहा था, अभिराज ओबराय उर्फ राज। तुम जो कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। ये लड़की जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, ना तुम्हें नहीं पता कि इसका काम ही यही है। अविनाश ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा था, जिसकी गूंज बहुत तेज थी। चटाक, अब एक शब्द भी मत कहना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। चलो आभा। राज ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, फिर मेरा हाथ पकड़ करके वहां से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मैंने पलट करके देखा था, अविनाश अपने गालों पर हाथ रखे हुए वैसे ही खड़ा था। मेरा ध्यान अब राज की तरफ था, जो मेरा हाथ थामे बस चलता ही जा रहा था। वो एक लम्हा मैंने महसूस किया था कि किसी को पहचानने में क्यों उम्र गुजर जाती है और हम उसे पहचान नहीं पाते, और किसी को बिना जाने पहचाने भी उसे अपना मान लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप पर अफसोस करूं कि मैंने उस शख्स के लिए अपनी ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए, या फिर खुशी मनाऊं कि उसे छोड़ने का फैसला मेरा गलत नहीं था बल्कि सही था। पर वक्त तो गुजर गया था ना। मैंने उसके इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी के कीमती साल बिता दिए, ये सोच करके कि चाहे जो भी हो वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचेगा। मगर अब क्या? इतने सालों बाद उसे अचानक देख करके मन में एक अजीब सी कसमकस तो थी। आखिर कैसे नहीं होती? अपनी पहली मोहब्बत को भूलना इतना आसान भी तो नहीं होता। अब चाहे जो भी हो, मेरा हर भरम आज अविनाश के कहे उन शब्दों ने तोड़ दिया था। कैसी लड़की हूँ मैं? आखिर क्या कहना चाहता था ओ?
जो शब्द राज के थप्पड़ की वजह से अधूरे रह गए थे। आखिर क्यों लोग एक लड़की के चरित्र पर सवाल उठाते हैं? जब वो अकेली रहती है तब वो लोग कहाँ रहते हैं? जब वो अपनी सारी जिम्मेदारियां अकेले निभाती है। शायद नहीं, किसी को भी ये नज़र नहीं आता, क्योंकि शायद समाज का यही नियम है। पर ये नियम सिर्फ हमारे लिए ही क्यों होता है? क्या इसमें मेरी गलती थी कि मैंने अविनाश का इतने सालों तक इंतज़ार किया, खुद को उसके जाने के बाद वहीं रोक दिया, कभी उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, और जब वो आया तो मुझे छोड़ करके अकेले आगे बढ़ गया? बहुत से ऐसे सवाल थे जो मेरे अंदर तूफान की तरह उमड़ रहे थे, और मैं ना चाहते हुए भी उनमें बहती जा रही थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बहते जा रहे थे, इसलिए नहीं कि अविनाश ने ये सब किया था, बल्कि इसलिए कि इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते थे और वो मेरे बारे में ऐसा सोचता था। अफसोस बस यही रह गया था मेरे पास। मैं वहाँ से आने के बाद राज की गाड़ी में बैठ गई थी और फिर कुछ दूर पर जा करके उसे गाड़ी रोकने के लिए कह करके गाड़ी में से उतर करके सड़क किनारे एक छोटे से पार्क के बेंच पर जा करके बैठ गई थी। सारी पुरानी बातें आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी और उनसे बहते हुए आंसू गालों पर आ रहे थे। ठंडी हवाओं ने अपना रुख मेरी तरफ किया तो मैं सिहर उठी थी, मगर तभी किसी ने मेरे कंधों पर अपने गर्म जैकेट रखी थी और मैंने अचानक से उसे देखा था। वो राज था। उसने अपना कोट उतार करके मुझे उड़ा दिया और मेरी बगल में बैठ गया था। तुम ठीक हो? उसने पूछा था और मैंने अपनी आंखों को साफ करते हुए उसे देखा। मैं हाँ ठीक हूँ, थैंक्स। मैं उस वक्त बस इतना ही कह पाई थी, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस वक्त, क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ओ, लग तो नहीं रही, उसने कहा तो मैंने उसे अचानक देखा। वो एक शानदार सा शख्स था, मगर बात ये थी कि वो यहाँ मेरे साथ क्यों था? अजीब सी उलझन में थी मैं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने फिर से कहा और आगे देखने लगी, क्योंकि उसका ध्यान मुझ पर ही था, जिससे मुझे उलझन हो रही थी। उसने कहा, तुम्हें पता है इंसान को चुनते समय किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? मैंने कहा, किस चीज़ का? उसने कहा, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अगर पता होता तो मैं यहाँ पर नहीं होता। वो अब मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, तो फिर क्यों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें नहीं रोका है। वो वैसे ही मुस्कुराते हुए, पता है मुझे, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रोक लो। उसने यूं मेरी आंखों में झांकते हुए मेरे करीब आकर के कहा, तो मेरी धड़कनें बढ़ गई थी। तो मिस आभा, मुझे मेरा जवाब चाहिए, उसने फिर कहा। तो मैं चौंक गई थी कि मैं यहाँ परेशान हूँ, अफसोस कर रही हूँ और इसे अपने जवाब की पड़ी है। पता है तुम क्या सोच रही हो, पर मुझे फिर भी अपना जवाब चाहिए। बताओ, मुझे शादी करोगी मुझसे? उसने मतलब हद कर दी थी ये सब कह करके। अगर मैं कहूँ कि मेरा जवाब नहीं है तो तुम चले जाओगे? मैंने जब कहा तो वो अचानक खड़ा हो गया था अपनी जगह से उठ करके, और मुझे लगा कि वो अब मेरा पीछा छोड़ देगा। वो अचानक से मेरी तरफ मुड़ा था। नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा हर रास्ता तुमसे हो करके गुजरता है आभा, तो बिना वजह जाने मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बताओ मुझे। मैंने कहा, क्या बताऊं? तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। मेरे साथ चल करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा राज, मैंने उससे उसके पास जा करके कहा था। वो मुझे तुम्हारे साथ चलना है, फिर भी चाहे कुछ हासिल हो नहीं हो, बस वैसे भी मोहब्बत हासिल नहीं की जाती है, वो तो खुद ब खुद आपको जकड़ लेती है। शायद तुम्हें नहीं पता है, हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने कहा, पता है मुझे, पर मैं 9 साल की मोहब्बत थी उसकी, 9 मिनट की मुलाकात में ख़त्म हो गई, और तुम चाहते हो कि मैं तुम पर यकीन करूं? भला कैसे? उसने कहा, यकीन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मोहब्बत करने के लिए कह रहा हूं। उसने अब मेरे कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हों। बस बहुत हो गया, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। बताओ, मुझसे शादी करोगी? उसने फिर कहा। तो मैं चिढ़ गई थी। मैंने कहा, ये तुम बार बार शादी करोगी मुझसे क्यों कहते हो? मैं तुम्हें नहीं,
तुम मुझे नहीं जानते। उसने कहा, जिसे जानती थी उससे क्यों नहीं की, ये भी तो जानती हो ना तुम। और रही बात तुम्हें जानने की, तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, और तुम्हें तो मैंने अपना नाम बताया था ना, तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं कौन हूँ। वैसे भी मैं अधूरी चीज़ें और अधूरे रिश्ते में यकीन नहीं रखता। सोच लो अच्छी तरह से, क्योंकि बार बार मैं तुम्हारे अतीत से तुम्हें बचाने नहीं जाऊंगा। और किस हक से बचाऊंगा, बताओ मुझे। उसने कहा, और हर एक शब्द में सच्चाई थी। उसी समय मैंने एक फैसला किया था कि मुझे क्या करना है। वैसे तय तो मैंने बहुत पहले ही कर लिया था, उस जगह उस लम्हे में जब अविनाश को थप्पड़ पड़ा था, मगर फिर भी मन में बहुत सी उलझनें थी जिन्हें राज ने दूर कर दिया। क्या सोच रही हो, जवाब देने के लिए और वक्त चाहिए? उसने मेरे चेहरे के सामने हाथ हिला करके कहा। तो मैं अपनी सोच से बाहर आ गई थी। नहीं, मैंने कहा। क्या नहीं? वो चौंक गया था। मेरा मतलब है, हाँ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ राज। मैंने बस अपनी आंखें बंद करके कह दिया था, और ये जरूरी भी था। मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था अब, वरना अविनाश जैसे लोग हमेशा मेरा रास्ता रोके खड़े हो जाते। और वैसे भी राज हर तरह से एक शानदार शख्स था। वो कौन था, मुझे उनके नाम ही समझ आ गया था। मुझे याद आया था, ओबराय कंस्ट्रक्शन कंपनी शहर की जानी मानी कंपनी थी। और तब मुझे याद आया था कि मैंने उनकी एक पार्टी में राज को देखा था, जो उस कंपनी का सीईओ था। और अब मैं उसे भले दूर से ही सही, मगर बहुत सालों से देख रही थी। आज तक उसने कभी कोई मिसबिहेवियर मेरे साथ नहीं किया था। और ये प्यार व्यार छोड़ करके डायरेक्ट प्रपोज किया था। मुझे पता था कि लाखों लड़कियां उसके सपने देखती होंगी, वो था भी उसी लायक, तो मैं क्यों नहीं। बस मैंने उसे हाँ कर दी। मेरे हाँ कहते ही उसने मुझे गले लगा लिया था। और वो एहसास मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास था। एक ऐसे शख्स को मैंने चुना जो मुझे चाहता था, ये जानते हुए कि मैं उसे नहीं चाहती। फिर भी मैं स्तब्ध खड़ी थी, और वो मुझे अपने सीने से लगाए बस थैंक्स कहता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे थैंक्स क्यों कह रहा था, जबकि शुक्रिया अदा मुझे करना चाहिए था कि उसने मुझे चुना था। लेट्स गेट मैरिज, ये वो अल्फाज थे जो मैंने उसे कहे थे, और उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी। माँ के और मेरी दोस्त हिमा की मौजूदगी में हमने एक छोटी सी सेरेमनी रखी थी, जिसमें राज के घर वाले भी मौजूद थे। जिसके बाद हम एक मजबूत बंधन में बंध गए। ये मेरी ही मर्जी थी कि हमारी शादी बिल्कुल सादगी से हो। माँ बहुत खुश थी राज से मिलकर के। हालांकि माँ को इम्प्रेस करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, मगर कुछ तो खास बात थी उसमें, तभी तो मैंने हाँ भी कर दी थी। मैं राज से शादी करके अब उसके घर आ गई थी। एक शानदार महल जैसा घर, मगर उसमें कुछ ही लोग रहते थे। राज के फादर की डेथ बहुत सालों पहले ही हो गई थी। बस उसकी मदर थी जिनके साथ वो रहता था। आंटी बहुत अच्छी थी, शायद इसलिए राज वैसा था। वो मिजाज में बिल्कुल अपनी माँ पर गया था। शांत, सुशील, समझदार, हर बात बहुत सोच समझ करके करने वाला। मतलब ये बात मुझे तब समझ आई जब उसने इतने सालों के इंतजार के बाद मुझे अचानक प्रपोज किया था। उसके साथ रहना सब कुछ एक सपने जैसा लगता था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूँ, और कोई अभी आ करके मुझे जगा देगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं भी उसके साथ थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं समथिंग इज मिसिंग, और वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी। मतलब मैंने उससे शादी बस अविनाश से अपना पीछा छुड़ाने के लिए ही की थी। भले ही मुझे ये बात पता थी कि उसने मुझे चाहा था। माँ भाई के पास चली गई थी मैंने, और राज ने उनसे बहुत कहा कि हमारे साथ चल करके रहें, मगर माँ भी ना थोड़े पुराने ख्याल की थी तो नहीं मानी। देखते ही देखते वक्त कैसे पंख लगा करके उड़ गया पता ही नहीं चला। 3 महीने गुजर गए थे हमारी शादी को, मगर दूरियां अभी तक बरकरार थी। मैं चाह करके भी उसे अपने करीब आने से रोक दे रही थी, मगर वो कुछ नहीं कहता था। इस बात की तकलीफ मुझे भी होती थी, पर मैं क्या करूं। मुझे वो अच्छा तो लगता है, मगर वो एहसास जो मुझे उसके करीब होने चाहिए था वो नहीं हो रहा था। एक पूरे रिश्ते में
कुछ अधूरापन सा था। मुझे उसकी बातों पर हंसना अच्छा लगता था, उसका हाथ पकड़ करके चलना अच्छा था। पर आज हम राज की एक बहुत पुरानी दोस्त से मिलने आए थे। किसी वजह से वो हमारी शादी में शामिल नहीं हो पाई थी और अब उसने हमें अपने घर डिनर पर इनवाइट किया था। पूजा बहुत अच्छी लड़की थी, राज ने बताया था मुझे उसके बारे में, और जब मैं उससे मिली तो मुझे इसका यकीन भी हो गया। मैं और पूजा बैठ करके बातें कर रहे थे। राज मुझे उसके घर छोड़ करके कहीं गया था, ये कह करके कि थोड़ी देर में आता हूँ। तो बस मैं उसका इंतज़ार कर रही थी और पूजा उसमें मेरा साथ दे रही थी। पता है आभा, तुम सच में बहुत प्यारी हो। राज इज सो लकी। तुम्हें पता है, मैं और राज काफ़ी पुराने फ्रेंड हैं। स्कूल से लेकर के कॉलेज तक का सफ़र हमने साथ में तय किया है। पूजा मुझे उसके और राज के बारे में बता रही थी। थैंक्स, पर तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? मैंने उससे पूछा। वो मुस्कुरा करके बस यूँ समझ लो कि जिससे की थी उसने साथ नहीं निभाया। रिश्ते विश्वास की मजबूती से आगे बढ़ते हैं आभा, और जहाँ ये कमज़ोर पड़ जाएं तो टूट जाते हैं। खैर छोड़ो इन पुरानी बातों को, तुम बताओ राज तुम्हें कैसा लगा? उसने कहा, मगर उसकी आंखों में नमी थी पर लबों पर मुस्कान। एक पल के लिए मुझे मेरा अतीत झकझोर करके चला गया। उस वक्त पर मैंने खुद को संभाल लिया था। कमाल की लड़की थी वो, इतनी जिंदा दल की, मैं क्या बताऊं। मैंने कहा वो बहुत अच्छा है। मैंने उससे कहा, वैसे जब राज ने मुझे बताया कि वो शादी कर रहा है, आई डोंट बिलीव इट की उसने फिर कहा, तो मैं चौंक गई। मैंने कहा, ऐसा क्यों? इसमें ना यकीन करने वाली क्या बात है? तो उसने कहा, मतलब क्या है? तुम्हें उसने बताया नहीं? वो कुछ चौंकते हुए बोली थी। मैंने कहा, क्या नहीं बताया मुझे? मैं अपने आप में हैरान थी कि ऐसी कौन सी बात थी जो उसने मुझे नहीं बताई। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ, डरो नहीं, आओ तो सही। पूजा कहते हुए मेरा हाथ पकड़ करके वहां से उठी और मुझे एक कमरे में ले गई। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने चारों तरफ देखा, जहां एक लाइन से दीवार पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी थी जो शायद पूजा ने बनाई थी। मुझे राज ने बताया था कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, पर वो मुझे यहाँ इस कमरे में क्यों लेकर के आई थी ये अभी तक मैं समझ नहीं पाई थी। फिर वो आगे बढ़ी थी और अपनी अलमारी से एक पेंटिंग निकाल करके यहाँ के लगे फ्रेम में लगा दिया और फिर उसके ऊपर से कागज हटाते हुए मेरी तरफ देख कहा, ये देखो, है ना कमाल। जब उसने उस पेंटिंग पर से पर्दा उठाया तो मैं सच में हैरान रह गई थी। ओ तो मेरी पेंटिंग थी, मगर मैं तो पूजा से आज पहली बार मिल रही थी। उसने ये सब कैसे बनाया? और उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि उस पेंटिंग में मैं समंदर के बीच में डूब रही हूँ और राज ने मुझे पकड़ा हुआ था। मतलब बिल्कुल भी नामुमकिन सी बात थी। मैं उसे कभी पूजा को देख रही थी जो मुझे देख करके अभी तक बस मुस्कुराए जा रही। तुम्हें पता है, राज ने मुझसे ये पेंटिंग बनवाई थी जब वो तुम्हें वहाँ से बचाने के बाद वापस आया था। यू नो आभा, दुनिया में हमें जिससे मिलना होता है वो हमें मिल भी जाए, मगर जिसके साथ हमें पूरी दुनिया का सामना करना पड़े उसके साथ हमें दुनिया नहीं देखनी चाहिए। तुम सोच रही होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। राज को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। वो कभी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करता, ये उसकी पुरानी आदत है। वो कभी किसी को चोट पहुँचा करके कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए तुमसे कह रही हूँ, छोड़ो यार, सबकी लाइफ में एक पास्ट होता है, मगर हम उसे अहमियत क्यों दें कि हमारा प्रेजेंट ही बिगड़ जाए। वो मुझसे बोल रही थी और मैं स्तब्ध खड़ी सुन रही थी। सारी बातें अब मुझे समझ में आ गई थी कि उस दिन जब मैं अविनाश से आखिरी बार मिलने पहुंची थी तो राज वहां मौजूद था, और जब मैंने अपने आप को समंदर के हवाले कर दिया था तो उसने मुझे बचाया था। और सबसे आखिर में उसने आज तक ये बात मुझे नहीं बताई थी। पर क्यों? तुम ज़्यादा मत सोचो, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ जब राज ने मुझे बताया कि तुम उसे मिल गई हो। पता है, राज को तो मैं हमेशा से देख रही हूँ, पर तुम्हें बिना देखे बस उसके बताने पर कागज पर उतारा था। सच में तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसा उसने बताया था। वो मेरे पास आ करके बोली थी। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि राज अचानक वहाँ आ पहुँचा। क्या बातें हो रही हैं भाई मेरे बिना? उसने कमरे में आने के साथ कहा था तो मैं चौंक करके पलटी थी।
तो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। कुछ नहीं, बस मैं आभा को अपनी कुछ पेंटिंग्स दिखा रही थी, पूजा ने कहा, और फिर हम दोनों के पास आ गई थी। राज तब तक मेरे पास आ चुका था। हाँ चलो, अच्छी बात है। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, चल करके खाना खा लें क्या? बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथों का खाना खाए, उसने पूजा से कहा तो वो हंसने लगी थी। हाँ चलो, उसने कहा, और फिर हम उसके कमरे से बाहर निकल आए थे। मैंने पलट करके देखा था, पूजा ने वो पेंटिंग ढक दी थी उसके आने के समय ही। उसके बाद हम वहाँ से खाना खा करके वापस चले आए थे। मैं वॉशरूम में चेंज करके जब बाहर आई तो वो कमरे में नहीं था। उसका फ़ोन बेड की साइड टेबल पर ही उसने छोड़ दिया था। रात के 11 बजने वाले थे, लगभग सारे नौकर भी सो गए थे। मैंने कमरे की बालकनी में भी झांक करके देखा, मगर वो वहाँ पर भी नहीं था। इतनी रात को अचानक कहाँ चला गया, मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करूँ। तब मैंने रूम से बाहर निकल करके आई तो हाल में होते हुए जब मैंने मेन दरवाज़ा खुला देखा तो समझ गई कि वो बाहर गया है। और जब बाहर आई तो वो गार्डन में खड़ा था, खुले आसमान के नीचे, न जाने क्या उनमें क्या ढूंढ रहा था। मैं चलते हुए उसके पास पहुंची थी और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा था, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? वो अचानक चौंक करके मेरी तरफ मुड़ा था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ कैसी लगी पूजा और उसकी पेंटिंग्स? बहुत अच्छी लड़की है और उसके हाथों में जादू है। सच में बहुत खूबसूरत थी सारी की सारी। हाँ चलो फिर ठीक है, मुझे नींद आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है। वो कह करके आगे बढ़ा था, मगर अब बारी मेरी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ करके उसे रोक लिया था। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने कहा था। कमरे में चल करके करते हैं फिर, उसने कहा। नहीं, अभी यहीं पर करनी है। क्या हुआ आभा, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, मैंने कहा था, और उसके गले से लग गई थी और उसने मुझे खुद में समेट लिया। किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? माँ ने कुछ कहा है? वो मुझसे पूछ रहा था। किसी को छोड़ो, तुमने कुछ कभी क्यों नहीं कहा? मैंने अब उससे खुद को अलग किया था। मैंने क्या नहीं बताया यार, सब कुछ तो जानती हो तुम। वो खुद में हैरान थी। सब कुछ जानती हूँ, पर तुम्हें शायद नहीं जान पाई। तुमने बताया क्यों नहीं कि उस दिन तुमने मुझे बचाया था? अगर आज पूजा मुझे वो पेंटिंग नहीं दिखाती तो मैं कभी तुम्हें जान ही नहीं पाती। बताओ, मुझे क्यों छुपाया मुझसे ये सब? वजह तुम थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे एहसानों तले दब करके मुझे अपनाओ। उसने अब मेरे करीब आ करके मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, तो मैंने उसे देखा था। वो एक लम्हा था जब मैंने उसे जाना था और उसकी हो गई थी, पर मैंने तब भी तुम्हें नहीं अपनाया। आई एम सॉरी। उसके कंधों पर अपना सर रख दिया था, मेरी आंखों में आंसू थे, तो उसने अपना हाथ मेरे सर पर रखा था और मेरे आंसुओं को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था, हमेशा हमेशा के लिए। जिंदगी आसान नहीं होती है दोस्तों, और किसी की सोच और चले जाने से नहीं रुकती है, बल्कि आगे बढ़ करके हमें मंजिल नज़र आ ही जाती है। और जो पीछे छूट गया उसे पीछे ही रहने देना चाहिए। शायद इसलिए कहा गया है कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तो बस उस दिन से मैं राज के साथ एक नए सफ़र पर आगे बढ़ गई थी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।